Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am anti-test teacher and I say you welcome in STEP anti-test preparation program by Punjab Group of Colleges. Dear students, आज हम STEP सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सीकेंट प्लस टेंजेंट मॉड देन dy ओवर dx। सिंपल सा एक फंक्शन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ लॉग, आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो लॉग के साथ जो फंक्शन लिखा होता है, आप इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, 1 ओवर करते हैं और फंक्शन का आगे फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये बनेगा 1 ओवर सीकेंट प्लस टेंजेंट। आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट और टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दोनों में से सीकेंट कॉमन आके यहाँ बच जाएगा टेंजेंट प्लस सीकेंट, जो नीचे वाली टेंजेंट प्लस सीकेंट से कैंसिल होके आंसर क्या बन जाएगा? सीकेंट एक्स। तो सिंपल वन स्टेप क्वेश्चन है। कौन सी ऑप्शन हुई? इट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 के स्टेटमेंट देखिए। गिवन अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर आपको ये कंडीशन बताई गई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स मॉड के, और ऑप्शंस में से आपने बताना है कौन सा फंक्शन है जिसका जो ग्राफ है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ज़रा आप इस कंडीशन को एनालाइज करें। यहाँ पर एक्स मॉड इन्वॉल्व है ना, आपको मालूम है कि नेगेटिव एक्स का मॉड एक्स के मॉड के इक्वल होता है। ये मॉड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। अब इस बात का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक्स अगर पॉजिटिव हो तब भी आउटपुट हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, और x अगर नेगेटिव हो तब भी आउटपुट एफ ऑफ एक्स है। यानी कि x की जगह पर अगर आप नेगेटिव x भी पुट करते हैं तो वैल्यू फंक्शन सेम रहती है। इसी चीज को आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि f ऑफ पॉजिटिव x इज इक्वल टू है f ऑफ नेगेटिव x। तो ये किस चीज की कंडीशन बन जाती है? ये बन जाती है इवन फंक्शन की कंडीशन। मीन्स टू से जो इवन फंक्शन की कंडीशन है वो एक्चुअली इस कंडीशन के इक्विवेलेंट है। तब यहाँ पर आपने एक्चुअली बताना है कि कौन सी ऑप्शन है जो इवन फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो अल्फा ऑप्शन में जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, ये जैसा वाई एक्सिस के राइट पे है बिल्कुल वैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट पे है, यानी कि ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है और कोई भी ऑप्शन इस सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो कौन सी ऑप्शन हुई? इट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉट इनवर्स x। एक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से। ये आप कैसे करते हैं? पहले वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखते हैं, दूसरे वाले के डेरिवेटिव इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट से आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, ये क्या फॉर्मूला होता है? 2 टेंजेंट इनवर्स x। आप इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव नेगेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अप एंड डाउन कैंसिल, नेगेटिव 2 हमारे पास आंसर आ गया। और ये कौन सी ऑप्शन में है? इट इज़ इन चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। फॉर द पैरामीट्रिक कर्व द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स इज। यहाँ पर आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस किसी कर्व की गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कितने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल कब होता है? जब dy ओवर dx इक्वल टू 0 होता है। तो आपने देखना है कितनी t की वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको आप इस तरह से कह सकते हैं dy ओवर dt इक्वल टू 0 एंड dx ओवर dt इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले आप dy ओवर dt फाइंड करें। y की वैल्यू है t स्क्वायर माइनस 2t, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा? 2t माइनस 2। जब इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। t की एक वैल्यू आपके पास आई है जस्ट। तो अगर आप जो x वाली इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो बनेगा 3t स्क्वायर माइनस t। जो एक आपके पास t की वैल्यू आई है उसको अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो dx ओवर dt भी 0 बन जाता है।
लेकिन इसको क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टी की सिर्फ एक वैल्यू ही हमारे पास आई थी, उसके ऊपर भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो कितने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं, 0 हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी ऑप्शन हो गई, इट इज अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, eliminating the parameter t from x equal to 1 plus t over 1 minus t and y is equal to 1 minus t over 1 plus t gives। एक्चुअली आपने बताना है कौन सी ऑप्शन है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऊपर स्टेटमेंट में गिवन है। यानी कि क्वेश्चन किसके बारे में है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में है। जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में आपने चेक करना हो कि कौन से फंक्शन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, इसका सबसे ईजी वे क्या होता है, आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करें और देखें कौन सी इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल आएगी। जिसमें लेफ्ट राइट की इक्वल आ जाएगी, ये उसी इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी। तो अगर आप अल्फा ऑप्शन में लिखी हुई इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अगर आप x और y की वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 प्लस टी और 1 माइनस टी अप एंड डाउन कैंसिल होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं और किसी भी ऑप्शन को ये एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती हैं। कौन सी ऑप्शन हुई, इट इज़ अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है लेट एफ फ्रॉम ए टू बी इज बाइजेक्टिव विच इज ऑलवेज ट्रू। अगर एफ एक फंक्शन है जो ए से बी के ऊपर बाइजेक्टिव है तो कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी। देखिए बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। और आपको मालूम है ए से बी के ऊपर 1 1 फंक्शन यानी कि 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस तब एग्जिस्ट करती है जब दोनों का मॉड जो है वो सेम हो, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो अल्फा ऑप्शन लिखा हुआ है ए मॉड इक्वल टू बी मॉड। लेकिन डेल्टा में बोथ ए एंड बी भी लिखा हुआ है तो आपको बी के बारे में भी सोचना चाहिए। बी में लिखा हुआ है एफ इनवर्स इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब एफ बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स भी फंक्शन होता है और वो भी कौन सा होता है, वो भी बाइजेक्टिव ही होता है। इसका मतलब हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन की हैं। तो डेल्टा में बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है तो डेल्टा इज़ द ट्रू रिजल्ट। जो चार्ली में लिखा हुआ ना एफ इज़ ऑन इनटू, ये तो वैसे ही अपोजिट हो जाता ना, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन इनटू तो होता ही नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन तो ऑन टू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपरबोलिक साइन एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको मालूम है कि एंटी टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, फिर मीडियोकर भी आते हैं, फिर ऐसे भी आते हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है, लेकिन वो थोड़े क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि जो एडमिशन होता है, जो मेरिट बनता है, वो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो बेस करता है। तो हाइपरबोलिक साइन का जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है ई रेज़ पावर एक्स माइनस ई रेज़ पावर माइनस एक्स ओवर 2, जो कौन सी ऑप्शन में है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है द कंपोजिशन एफ ऑफ जी इज़ डिफाइंड ओनली इफ़। इस क्वेश्चन में आप ऑप्शंस पढ़ने से पहले खुद से डिसाइड करें कि कंपोजिशन कब डिफाइंड होती है। देखिए एफ ऑफ जी को आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहली बात यह है कि एक्स की जो वैल्यू है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए फंक्शन जी जो है ना वो डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद जब जी एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो जो हमारे पास नंबर बनेगा वो जी का आउटपुट कहलाएगा। लेकिन वो एफ के लिए क्या होगा, एफ के लिए वो इनपुट होगा, क्योंकि एफ में आपने क्या पुट करना होता है, जी ऑफ एक्स पुट करना होता है। यानी कि जो जी का आउटपुट होता है उस पे फंक्शन एफ को क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब आप देख लें कौन सी ऑप्शन है जिसका यही मीनिंग बनता है जो आपने अभी बात डिस्कस की है। अगर आप अल्फा ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आउटपुट ऑफ जी मस्ट बी अ वैलिड इनपुट ऑफ एफ। तो यही आपने बात डिस्कस की है कि जो जी का आउटपुट होता है वो एफ के लिए एक वैलिड इनपुट होनी चाहिए। मीन टू से एफ को उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो अल्फा ऑप्शन ही है जो ट्रू है। जो बाकी ऑप्शन हैं इनको आप पढ़ के देख सकते हैं, उनका ये मीनिंग नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन एंड 2 5 लाइज ऑन इट्स ग्राफ विच पॉइंट मस्ट आल्सो लाई ऑन इट। देखिए अगर हमारे पास एक फंक्शन ऑड फंक्शन हो, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू होता है नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। इसको आप इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन के ऊपर है तो नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई ऑर्डर्ड पेयर भी फंक्शन के ऊपर लाई करेगा। तो अगर 2 5 इसके ऊपर लाई करेगा
तो फिर नेगेटिव टू नेगेटिव 5 भी इसके ऊपर लाई करेगा। तो कौन सी ऑप्शन हुई? इट इज बीटा ऑप्शन। अगर आप इवन फंक्शन की बात कर रहे होते तो इवन में क्या होता है? इवन में ये होता है कि अगर एक्स वाई जो है वो फंक्शन के ऊपर लाई करेगा तो नेगेटिव एक्स वाई जो है ये भी किसके ऊपर लाई करेगा? ये भी एफ के ऊपर लाई करेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इवन के लिए, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ऑड के लिए इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यहां पर आपके पास एफ ऑफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 1/3। देन आपने क्या फाइंड करना है? आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपने कंपोजिशन ऑफ एफ फाइंड करनी है विद एफ। तो एफ ऑफ एफ को कैसे फाइंड करेंगे? ये जो एक्स लिखा हुआ है इस एक्स की जगह पे पूरा का पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा? 3 माइनस एक्स की जगह पे पूरा फंक्शन पुट कर दें, 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। ऊपर का लिखा हुआ है इसके पावर 3 लिखी हुई है और होल के ऊपर पावर के लिखी हुई है 1/3, वो सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 3 से कैंसिल होगा, ये जब नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो 3 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर जस्ट इस पूरी वैल्यू की जगह पर एक्स क्यूब बचेगा और ऊपर पावर 1/3 है, उसका 3 कैंसिल होकर क्या रिजल्ट आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो एक्स कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है? इट इज इन अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की स्टेटमेंट देखिए, रेंज ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज। यहां पर आपके पास एक फंक्शन है रैशनल फंक्शन, इसकी आपने रेंज फाइंड करनी है। देखिए इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसकी रेंज फाइंड करने का आपके पास क्या मेथड होता है? एक मेथड आपके पास ये होता है कि आप इसमें से x को सब्जेक्ट बना लें, उसके लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर a हमारे पास क्या बनता है? वो y बनता है, और b हमारे पास क्या बनता है? b हमारे पास -1 बनता है, और c हमारे पास क्या बनता है? वो y बनता है। तो x किसके इक्वल होगा? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा दें, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा -4ac, a और c क्या बन जाएगा? y स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट नीचे 2a आ जाएगा। अब यहाँ पर x कब डिफाइंड होगा? पहली बात कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, 4 इधर आके डिवाइड होगा तो बनेगा y स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू 1/4। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो बनेगा y मॉड इज लेस दैन इक्वल टू 1/2, यानी कि y मॉड 1/2 से लेस और इक्वल टू होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ से हमारे पास आएगा y नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन होती है इसको आप वेरीफाई भी करते हैं। इस y इक्वल टू 0 को जब आप इसमें पुट करेंगे, गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, ये इधर आकर 0 होगा तो x की वैल्यू हमें मिल जाती है। अगर y की किसी वैल्यू के कॉरेस्पॉन्ड x के लिए मिल गई है तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है ये रेंज में शामिल होगा, इसके रेंज में शामिल ना होने वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। ये हमारे पास बच जाता है y मॉड इज लेस दैन इक्वल टू 1/2। तो कौन सी ऑप्शन बनी? ये हमारे पास लिखा हुआ है इन बीटा ऑप्शन। तो रेंज हमारे पास आ गई -1/2 से लेकर 1/2 तक क्लोज्ड इंटरवल। एक तो इसका ये मेथड है। एक मेथड है कि आप ना सिर्फ ऑप्शन से वेरीफाई कर लें। आप फंक्शन को देखें, ऊपर x है, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है। x की जगह पे जो मर्जी पुट करें, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। 1 से बड़ा कभी भी इसका आंसर नहीं आ सकता। अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ -2 से 2, ये इसकी रेंज हो ही नहीं सकती। इसी तरह से 40 भी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें -8 to 8 लिखा हुआ है। तो सिर्फ बीटा और डेल्टा इन दोनों को आपने वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप वेरिफिकेशन का मेथड यूज़ करें। आप ऐसा करें, यहाँ पर y की जगह पर 1/2 पुट करें और चेक करें कि इसके कॉरेस्पॉन्ड हमें x की वैल्यू मिलती है कि नहीं मिलती। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू का बन जाएगी 1, यानी कि 1/2 के कॉरेस्पॉन्ड हमें x की वैल्यू मिल रही है। तो जिसके कॉरेस्पॉन्ड हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब है कि वो वाला नंबर जो है वो रेंज में शामिल होगा। इसका 1/2 रेंज में शामिल है। तो जो डेल्टा है उसमें लिखा हुआ -1/4 से 1/4, वो -1/2 से 1/2 का एक सबसेट है। तो जब 1/4 से बाहर वाला जो बड़ा नंबर है 1/2, उसके कॉरेस्पॉन्ड भी हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो इसका मतलब वो भी रेंज में शामिल है। तो फिर हमारा आंसर दोनों में से कौन सी ऑप्शन होगी? जो बड़ा सेट होगा वो हमारा आंसर होगा।
तो इस तरह से आप वेरिफिकेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, या फिर आप जो फॉर्मल मेथड है उस तरीके से सॉल्व करके भी इसकी रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एवेल्युएट द लिमिट। अगर आप इसमें x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो जिस क्वेश्चन में भी 0 ओवर 0 बनता है या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बनता है, इसका शॉर्टकट आप पढ़ भी चुके हैं। क्या शॉर्टकट होता है इसका? शॉर्टकट होता है कि ऊपर वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं और नीचे वाले फंक्शन की जगह पर उसका डेरिवेटिव लिख देते हैं। इस शॉर्टकट को आप लॉपिटल्स रूल के नाम से भी याद रखते हैं। तो ऊपर आप डेरिवेटिव लें, e की पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर साइन x, आगे साइन x का डेरिवेटिव cos x, -1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा? e की पावर साइन x इंटू कॉज एक्स -1, नीचे हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। अब अगर आप दोबारा x की जगह पर 0 पुट करते हैं ना, तो दोबारा 0 ओवर 0 बन जाएगा। तो आप यही वाला शॉर्टकट दोबारा भी लगा सकते हैं। तब दोबारा ऊपर का डेरिवेटिव लें, e की पावर साइन x इंटू कॉज एक्स के ऊपर प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, e की पावर साइन x एज इट इज, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन x, उसके बाद कॉज एक्स एज इट इज, और e की पावर साइन x का डेरिवेटिव कैसे होगा? e की पावर साइन x और आगे साइन x का डेरिवेटिव कॉज x, जो आगे 1 लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नीचे 2x लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा 2। अब अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो ऊपर हमारे पास रिजल्ट 1 बनेगा, नीचे 2 बनेगा, तो ऑप्शन आ जाएगी हमारे पास बीटा, जिसमें 1 ओवर 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर लिखा गया है x साइन 1 ओवर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड। तो आपने ये जो बीच में फंक्शन लिखा हुआ है इसकी लिमिट फाइंड करनी है 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से डिस्कस कर सकते हैं। एक ही है कि आप ना सैंडविच थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर लें। सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि अगर एक फंक्शन f है जो किसी दूसरे फंक्शन से ग्रेटर देन इक्वल टू है और तीसरे फंक्शन से लेस देन इक्वल टू है, उसके बाद अगर साइड वाले दोनों फंक्शंस की जो लिमिट का आंसर जो है किसी एक पॉइंट पे वो सेम आ जाता है, तो फिर इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, इसकी लिमिट का आंसर भी वही होता है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं, इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 की, तो इसका आंसर भी 0 बनेगा, इसका भी 0 बनेगा, तो फिर इसकी लिमिट का आंसर भी क्या होगा? 0 होगा बाय सैंडविच थ्योरम। या फिर जब आपके पास दरमियान वाला फंक्शन क्लियरली लिखा हुआ है तो आपको सैंडविच थ्योरम की जरूरत भी नहीं है, आप सिंपली इसकी लिमिट को एवेल्युएट कर लें। जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, और जब यहाँ पे साइन 1 ओवर 0 आएगा तो ये बनेगा साइन ऑफ नेगेटिव इन्फिनिटी। और आपको मालूम है कि जो साइन होता है ये एक बाउंडेड फंक्शन होता है, यहाँ पर कि नंबर आएगा जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से लेकर 1 तक होगी। लेकिन हमें इस नंबर का पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा है, लेकिन ये हमें पता है कि साइन की रेंज -1 से 1 तक होती है, इससे बाहर साइन का आंसर जा नहीं सकता। जो भी रिजल्ट होगा जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब आपके पास क्लियरली फंक्शन की पूरी वैल्यू मौजूद है तो आप इंडिपेंडेंटली इसकी लिमिट को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो कौन सी ऑप्शन होगी? 40 ऑप्शन में लिखा हुआ है 0। क्वेश्चन नंबर 44 अगेन अ वेरी conceptual question. Find k such that the function is continuous at x equal to 3. क्वेश्चन के अंदर एक k इन्वॉल्व है। कहा जा रहा है कि अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो आप क्या फाइंड करें? k की वैल्यू फाइंड करें। कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है कि लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। 3 पे लिमिट के लिए जो फंक्शन गिवन है वो है 2x² प्लस kx माइनस 15 ओवर x माइनस 3, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है 3 पे वो फंक्शन के अंदर गिवन है वो 11 के इक्वल है। अब आप इस लिमिट को वैल्यूएट करें। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो नीचे 0 बनेगा, ऊपर 0 नहीं बनेगा, लेकिन हमें मालूम है कि डिफाइंड आंसर तब होगा जब ऊपर भी 0 बने। मीन टू से k की जो वैल्यू है ना वो की ऐसी वैल्यू है जो ऊपर वाली वैल्यू को भी 0 बनाएगी, और जब 0 ओवर 0 बनता है तो हम क्या करते हैं? हम डेरिवेटिव वाला शॉर्टकट यानी कि लॉपिटल्स रूल यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा? ऊपर 4x प्लस k, इसका 0 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब आप 3 पुट कर दीजिए तो 12 बन जाएगा, 12 इधर आकर माइनस होगा तो 11 माइनस 12 -1। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1 होनी चाहिए, जिसके लिए लिमिट की वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कौन सी ऑप्शन है? अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है -1। क्वेश्चन नंबर 45 अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इज
फंक्शन गिवन है साइन एक्स मॉड डिवाइडेड बाय साइन एक्स, बताना है कौन सा पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, या वहां पर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या फिर लिमिट की वैल्यू और वैल्यू फंक्शन दोनों इक्वल ना हो। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जहां पे फंक्शन की वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। तो अगर आप अल्फा में देखते हैं, लिखा π/6, साइन π/6 क्या होता है 1/2, ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, ये तो डिफाइंड आंसर आएगा। बीटा पे भी डिफाइंड आंसर आएगा। चार्ली में पाई लिखा हुआ है, साइन पाई 0 होता है, 0/0 क्या होता है अनडिफाइंड। तो पाई पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। और डेल्टा में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, अल्फा और बीटा दोनों पे तो डिफाइंड है। तो चार्ली है जिस पे फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है, तो चार्ली ही है जो कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ x-2 ओवर x² -4। देखिए आपने जो पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो रैशनल फंक्शन होता है उस पर अगर आपने वर्टिकल एसिम्पटोट की कोई निकालनी है तो आप क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसको आप पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या बनेगा, x² 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है बिकॉज अल्फा ऑप्शन में x=2 लिखा हुआ है, बीटा में x=-2 लिखा हुआ है, और डेल्टा में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपने अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब अप एंड डाउन कोई फैक्टर कॉमन हो तो कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद जो डिनोमिनेटर बचता है ना उसको 0 की इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो है वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा। यहाँ से जो x-2 अप एंड डाउन कैंसिल हो रहा है उसको 0 की इक्वल रखने से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो वर्टिकल एसिम्पटोट की इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, x=-2 जो बीटा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आपके पास kth डेरिवेटिव गिवन है, आपने फंक्शन को चेक करना है कौन सा है। आप गेस भी कर सकते हैं, अल्फा में लिखा हुआ है log a kx, जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो kx डिनोमिनेटर में होगा, x को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ऊपर जो रिजल्ट लिखा हुआ है ना उसमें x की पावर नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कि अल्फा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से बीटा में लिखा हुआ है a की पावर kx, a की पावर kx का डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें फिर a की पावर kx ही आना चाहिए, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू में a की पावर mx लिखा हुआ है, a की पावर kx नहीं लिखा हुआ। तो बीटा ऑप्शन का भी kth टाइम डेरिवेटिव करने से ऊपर वाला रिजल्ट नहीं बन सकता। डेल्टा में भी ऐसी ही हमारे पास लॉजिक है। चार्ली वो ऑप्शन बन रही है जिसका kth डेरिवेटिव लेने से ये वाला रिजल्ट बनेगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। a की पावर mx है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें। a की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर जैसी है वैसे की वैसे आ जाती है। फिर पावर का आगे डेरिवेटिव लेते हैं, mx का डेरिवेटिव m आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a, ये बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन्होंने तो साथ वैसे का वैसे ही रहना है। a की पावर mx का बस आपने डेरिवेटिव करना है, वो क्या होगा a की पावर mx एज इट इज। पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा m, वो पहले वाले m से मल्टीप्लाई होकर m² बन जाएगा और साथ में log a आ जाएगा, जो पहले वाले log a से मल्टीप्लाई होकर log a का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा m³ a mx log a की पावर 3। तो अगर आप kth डेरिवेटिव करेंगे तो ये जहाँ जहाँ 3 है वहाँ क्या होगा, वहाँ पर k लिखा होगा। तो यही वो ऑप्शन है जिसका kth डेरिवेटिव करने से हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन वो बनता है। सो चार्ली इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है sin x प्लस cos x। क्वेश्चन ये है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। कौन सा इंटरवल है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब जरा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए आप इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब यहाँ पर 1/√2 cos 45 यानी कि cos π/4 वो होता है 1/√2। यहाँ पे आप समझ लें sin 45 है यानी कि sin π/4 है, तो यहाँ पे बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला cos x प्लस π/4 बन जाएगा।
अब ये पॉजिटिव कब होगा? एक बात तो ये है कि जो ये एंगल लिखा हुआ है ना, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर π/2 तक। अगर आप इसको इसके बिलोंग करवा देते हैं तो अब π/4 इसमें से भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -π/4 से लेकर π/4 तक। अब किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं लिखा हुआ, लेकिन 40 ऑप्शन में ना 0 to π/4 लिखा हुआ है जो इसका सबसेट है, तो 40 ऑप्शन हमारा रिजल्ट हो गया। एक मेथड तो ये है। एक मेथड ये कि आप ना वेरिफिकेशन कर लें ऑप्शन से, जैसे अल्फा में लिखा हुआ है 0 to π/2 यानी कि 0 to 90 से थोड़ी सी पीछे वाली वैल्यू ले लें, 80 ले लें। अगर आप इसमें 80 पुट करते हैं तो 80 + 45 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि अल्फा ऑप्शन हमारा रिजल्ट नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसी तरह से बीटा को चेक कर लेते हैं। π/2 से पाई यानी कि 90 से 180, 90 से आगे चलें अगर 100 ले लेते हैं। अगर आप इसमें 100 पुट करेंगे तो अगेन वही बात है, एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो बीटा भी नहीं बन सकता। डेल्टा में लिखा हुआ है π/4 to π/2, π/4 45 डिग्री। इससे आगे चलें, अगर आप 50 ले लेते हैं, जब आप 50 लिखेंगे तो 50 + 45 अगेन जो है कहाँ पर चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो अल्फा, बीटा, डेल्टा तीनों के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन रहा है? नेगेटिव बन रहा है। तो 40 ऑप्शन में जो एंगल्स लिखे हुए हैं 0 से π/4, उसमें से जो सा मर्जी पुट करें तो एंगल बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस बनेगा पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा पॉजिटिव और फंक्शन कैसा बन जाएगा? इंक्रीजिंग। 40 इज द ट्रू रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन मौजूद है। आपने क्या चेक करना है? आपने चेक करनी है फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। आपको मालूम है जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए यानी कि उसका डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे डिफाइंड आ जाए तो वो फंक्शन लाजमी तौर पर कॉन्टिन्यूस होता है। पहले हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। फंक्शन आपके पास गिवन है, जब x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ये है, जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन 0 है, यानी कि 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 है। अब 0 पे लिमिट फाइंड करते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x अगर 0 माइनस को अप्रोच करेगा तो 1/x किसको अप्रोच करेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होता है? 0, 0 + 1, 1, 1/1, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। जब आप यहाँ पर पॉजिटिव 0 पुट करेंगे तो 1/0 होता है इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी + 1, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आई हैं, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इसका मतलब भी हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, और जो फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। 40 ऑप्शन में यही बात लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x/log x इज एट अ पॉइंट। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे होगी? यानी कि एक्चुअली आपने इसका जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है वो फाइंड आउट करना है। फंक्शन आपके पास है x/log x। फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उस पॉइंट पर होती है जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। उसके लिए आपको क्वोशिएंट रूल निकालना पड़ेगा। डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऊपर बन गया log x - 1/log x का स्क्वायर। अब इसको जब रखेंगे 0 के इक्वल तो हमारे पास क्या बनेगा? log x - 1 = 0। 1 इधर आएगा, 1 की जगह पे log e लिख सकते हैं, तो x = e आ गया। अब जब x = e फंक्शन में पुट करेंगे, नीचे log e 1 बन जाएगा, ऊपर e आ जाएगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? e। तो कौन सा पॉइंट है? 40 ऑप्शन लिखा हुआ है पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट भी e है और y कोऑर्डिनेट भी e है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम होगी। देखिए वैसे तो हम अगर ये चेक करना चाहते हैं कि फंक्शन के लिए मिनिमम है तो हमें इसके लिए डबल डेरिवेटिव भी निकालना चाहिए, और इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि नॉन ऑफ दीज तरह की ऑप्शन मौजूद नहीं है, और तो एक ही ऑप्शन में x भी e है और y भी e है, इसलिए हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करके उसका साइन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन की नेचर के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं
देखिए सोल्यूशन अगर आपके पास मौजूद है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाएं, डबल डेरिवेटिव निकालें, उसमें जब ई पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा आ जाता है, वो पॉजिटिव आ जाता है। इसका मतलब ई पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कैसी है, वो मिनिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रिपल इन अ पॉन्ड इज इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट is the area enclosed by the ripple increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि जब आप एक स्टोन को एक पॉन्ड में फेंकते हैं तो वहाँ पर रिपल्स क्रिएट होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रिपल्स का साइज बड़ा होता जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये बता दिया गया है कि जो रेडियस है ना उसका रेट ऑफ चेंज क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रिपल क्या होगा, क्योंकि वो सर्कल है, एरिया का फॉर्म होता है पाई आर स्क्वायर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका जो यूनिट है ना, यहाँ से पता चला है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट से रेट ऑफ चेंज है। तो एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है वो भी आपने टाइम के रिस्पेक्ट से निकालना है। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी, पाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, 2r dr/dt, चेन रूल आपने लगा दिया। अब dr/dt की वैल्यू भी गिवन है, आर की वैल्यू भी गिवन है, क्या गिवन है, आर की वैल्यू 10 है। जब दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कौन सी ऑप्शन बन जाएगी, इट इज बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, टेंजेंट टू कर्व दिस एट पॉइंट ए बी इज दिस, फाइंड पॉइंट ए बी। कहा जा रहा है कि ये हमारे पास ना कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट पे ना आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड की है, वो टेंजेंट की इक्वेशन ये बन जाती है, तो आपने वो पॉइंट फाइंड करना है। अब पॉइंट कैसे फाइंड होगा, इसका मेथड ये होगा कि आपने वेरिफिकेशन करें। किस चीज़ की वेरिफिकेशन करें, आप ना सिर्फ स्लोप की वेरिफिकेशन कर लें। जब लाइन की इक्वेशन आपके पास मौजूद होती है तो वहाँ से स्लोप का फार्मूला क्या होता है, -a/b, 24/1 करें तो स्लोप बनती है -24। सिर्फ आप ये चीज़ चेक करें कौन सी ऑप्शन है जहाँ पर स्लोप -24 बनती है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, होता है डेरिवेटिव। आप इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, क्वेश्चन रूल लगा देंगे, x के एज इट इज 2x + 1 का डेरिवेटिव 2 माइनस 2x + 1 एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब अगर चार्ली ऑप्शन में लिखा हुआ 1/2 इसमें पुट करेंगे तो 2 से कैंसिल होकर ऊपर आपके पास -3 बनेगा। जब यहाँ 1/2 पुट करेंगे तो 1/8 होगा, 8 ऊपर जाके -3 से मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, -24 बनेगा। तो सिर्फ चार्ली ऑप्शन में जो 1/2 लिखा हुआ है ना वो पुट करने से इसका आंसर -24 बनता है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट -24 बनती है। और किसी भी ऑप्शन पे नहीं बनती तो चार्ली ही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर यहाँ पर कोई नॉन ऑफ दीज वगैरह होता तो आप यहाँ पर फर्दर वेरिफिकेशन करते। फर्दर वेरिफिकेशन क्या होनी थी, वो ये है कि 1/2 फंक्शन में पुट करने से y की वैल्यू 8 भी आनी चाहिए। जब इसमें आप 1/2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी। फर्दर वेरिफिकेशन क्या है कि ये पॉइंट इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। इसमें अगर आप 1/2 8 पुट करेंगे तो लेफ्ट राइट की इक्वल भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फॉर फंक्शन f of x इक्वल टू x - 2 mod इन करेक्ट स्टेटमेंट इज x - 2 mod। अगर आप इसके ऊपर mod की डेफिनेशन लगाते हैं तो फंक्शन पॉजिटिव x - 2 के इक्वल होगा। अगर x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 2 को इधर लेके जाएंगे तो बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और फंक्शन -x - 2 के इक्वल होगा अगर x - 2 क्या होगा, लेस देन 0, जिसको आप लिख सकते हैं x लेस देन 2। x अगर 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, 2 से लेस है तो फिर भी फंक्शन एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। यानी कि सिर्फ 2 के ऊपर पॉसिबिलिटी बन सकती है, 2 के अलावा हर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब आपने क्या बताना है, आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अल्फा में लिखा हुआ है x इक्वल टू इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। जरा देखिएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो वो पॉइंट होता है जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 होता है और कनकेविटी चेंज हो रही होती है, यानी सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेंज होता है। जैसा कि ये ग्राफ आपके सामने है, यहां पर यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो कर्व उस टेंजेंट के नीचे आती है। इसका मतलब है कि कर्व कनकेव डाउन है। यहां पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो कर्व उस टेंजेंट के अबव आती है। कर्व क्या है, कनकेव अप है। यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ पर कनकेविटी चेंज होती है, कर्व कनकेव डाउन से कनकेव अप में चेंज हो रही है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
लेकिन अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए x माइनस टू लीनियर फंक्शन है, इसकी स्लोप 1 बनती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी कि ये ऐसा ग्राफ बनेगा। इसकी स्लोप -1 बनती है, इसके लिए ये ग्राफ बनेगा। यानी कि यहाँ पे तो शार्प एज है, यहाँ पे तो कनकेविटी चेंज हो ही नहीं रही, इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो हमने तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इक्वल टू इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका मतलब है कि यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जरा बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। बीटा में लिखा हुआ है डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। 0 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, किस पॉइंट पे नहीं एग्जिस्ट करेगा? 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर 1 आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव -1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो 2 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, 2 के अलावा हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, तो 0 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। बीटा तो ट्रू है। 40 में लिखा हुआ है नो यूनिक टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। जब 2 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, तो 2 पे कोई यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हमने ढूंढनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वो अल्फा ऑप्शन है जो हम बता चुके हैं कि जो ये कहा गया है कि x इक्वल टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यही है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये अगेन एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करना है किस पॉइंट पे? 0 पे। इम्प्लिसिट फंक्शन है तो आप इसका डेरिवेटिव लें। यहाँ पर प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। e की पावर xy का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? e की पावर xy एज इट इज और आगे xy का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट टू लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx प्लस y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। फिर इक्वल टू के बाद y का डेरिवेटिव dy ओवर dx और साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव के लिए आप लगा देंगे पावर रूल। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर छोड़कर बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव 2 sin x, आगे sin x का डेरिवेटिव cos x। अब आप यहाँ पर x की जगह पर 0 पुट कर दें। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो सारी टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 1, इधर 1 बन जाएगा आपके पास। इधर आप 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, तो dy ओवर dx एट x इक्वल टू 0 किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 की इक्वल। 40 ऑप्शन इज द ट्रू रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वेयर, देन डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वेयर इज गिवन बाय। आपने यहाँ पर देखना है कि y के ऊपर भी स्क्वेयर लिखा हुआ है, y का डेरिवेटिव नहीं पूछा हुआ बल्कि किसका डेरिवेटिव पूछा हुआ है? y स्क्वेयर का। विद रिस्पेक्ट टू x नहीं पूछा हुआ बल्कि क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वेयर है। तो जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से निकालना हो तो क्या मेथड होता है? चेन रूल लगाते हैं, और उसका शॉर्ट मेथड क्या होता है कि ऊपर पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? चेन रूल लगेगा 2y dy ओवर dx, नीचे x स्क्वायर का 2x। अब y की वैल्यू गिवन है, ये यहाँ पुट हो गई। dy ओवर dx कैसे आएगा? इसका डेरिवेटिव करने से आएगा, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x। अब दोनों में से अगर आप x कॉमन लेते हैं तो 2x अप एंड डाउन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि 40 ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, nth टर्म ऑफ मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f of x इज इक्वल टू e रेज़ पावर x इज इक्वल टू। एक फंक्शन गिवन है, उसमें जो मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन है उसकी nth टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? f of x गुड f of 0, x f प्राइम 0, x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, f डबल प्राइम 0, x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल प्राइम 0 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर जरा गेस कीजिएगा, अगर x की पावर 1 है तो ये इसकी सेकेंड टर्म है, अगर x की पावर 2 है तो ये इसकी थर्ड टर्म है, अगर x की पावर 3 है तो ये इसकी फोर्थ टर्म है। तो अगर आपने nth टर्म फाइंड करनी है तो उसमें x की पावर क्या होगी? जितनी भी टर्म है x की पावर उससे 1 लेस होगी, यानी कि x की पावर n-1 होगी, और इसी तरह से नीचे n-1 का फैक्टोरियल होगा, और डेरिवेटिव का ऑर्डर भी वही होगा जो कि x की पावर है। तो ये हमारे पास क्या बनती है? ये हमारे पास इसकी nth टर्म बनती है। अब जो ये वाला रिजल्ट है ना, ये डेल्टा ऑप्शन में लिखा हुआ है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है आपने, यहाँ पर फंक्शन भी बताया गया है। फंक्शन क्या है? e रेज़ पावर x। तो यहाँ पर e रेज़ पावर x का जो n-1th डेरिवेटिव है 0 पे, उसकी वैल्यू भी आपने यहाँ पुट करनी है। e की पावर x का जितनी बार चाहे डेरिवेटिव लेते जाएं उसका आंसर e रेज़ पावर x ही आएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो e रेज़ पावर 0 1 होगा। जब यहाँ 1 पुट करेंगे
तो ये हमारे पास इस फंक्शन के लिए जो मैक्लॉरिन सीरीज़ की एक्सपेंशन है उसकी nth टर्म बन जाएगी, जो कौन सी ऑप्शन है, इट इज़ इन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, द रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 इज। एक आपके पास इम्प्लिसिट रिलेशन है, आपने बताना है कि इवन है या ऑड है। क्या कंडीशन होती है इवन के लिए? एफ ऑफ माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई हो तो फंक्शन इवन होता है। एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई अगर एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल हो तो ये रिलेशन ऑड होता है। अगर आप इसमें एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस कर देते हैं दोबारा यही नहीं बनता, इसका मतलब इवन तो नहीं है। और अगर आप x और y दोनों को रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव x और नेगेटिव y से तो अगेन ये टर्म चेंज हो जाती है, इसका मतलब ये ऑड भी नहीं है। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है नीदर इवन नॉर ऑड। नंबर 58 देखिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 पावर 4 अकर्स एट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ पर डबल डेरिवेटिव जीरो हो, पोलिनोमियल के केस में जब आप डिस्कस करते हैं डबल डेरिवेटिव जीरो हो और उस पॉइंट के बिफोर और आफ्टर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो, यानी कि कनकेविटी चेंज हो रही होती है, तो हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। पावर पहले पावर में से एक माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, अगेन पावर पहले पावर में से एक माइनस डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। अगर आप जीरो के इक्वल लिखते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 4। अब अगर आप 4 से लेस कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 लेते हैं, 3 माइनस 4 बनता है -1, स्क्वायर क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा। और अगर आप 4 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, 4 से आगे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 लेते हैं तो 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, यानी कि अगेन डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। मीन टू से 4 पे डबल डेरिवेटिव 0 तो ज़रूर है, लेकिन 4 के बिफोर और आफ्टर डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन लिखा हुआ है नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस कर्व के लिए कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स एट एक्स इक्वल टू 4 इज गिवन बाय। ये अगेन एक सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास फंक्शन स्क्वायर रूट एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू 4 पे आपने क्या फाइंड करना है, आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करनी है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। इसके लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव चाहिए होते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने एक्सपेंशन करनी है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, पावर पहले पावर में से एक माइनस, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव लें, अगेन पावर पहले पावर में से एक माइनस। अब ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करें, एफ एक्स के रूट एक्स है, एफ ऑफ ए के हमारे पास 4 है। जब यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इसकी वैल्यू पुट हो गई। यहाँ पर भी एक जगह पर 4 पुट हो गया, एफ प्राइम है, यहाँ पर 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 2 की पावर -1 होगा, 1/2 बनेगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी पुट हो गई। यहाँ पर एक जगह पर 4 आ गया। उसके बाद जब यहाँ पर आप 4 पुट करेंगे तो 4 की पावर 1/2 2 बन जाएगी, 2 की पावर 3 बन जाएगा 8, क्योंकि पावर -1 है, ओवर में जाके 1/8 बन जाएगा। 8 4 जार 32, जब यहाँ पुट होगा तो 32 2 जार 64, नेगेटिव 1/64 ये पुट हो गया। अब देख लें जो ये वाला रिजल्ट है ये अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, d/dx e रेज़ पावर इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट। e की पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? e रेज़ पावर जो होती है एज इट इज आ जाती है, आगे पावर का डेरिवेटिव ले लिया जाता है। इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपके पास होता है 1/1 - x²। तो ये वाला रिजल्ट आपकी बीटा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।